स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है अमृत उपाध्याय। हमने पिछले 2 बार से एक खास मेहमान को आपके साथ इंट्रोड्यूस किया था, उनसे बातचीत कराई थी और आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त मांग थी कि फिर से उन्हें ले आया जाए और सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत की जाए। इसलिए आज हमारे साथ वो खास मेहमान एक बार फिर से हैं, अनिल स्वरूप सर, 1981 बैच के यूपी कैडर के IAS और फॉर्मर कोल सेक्रेटरी। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने इतना समय दिया हमें इसके लिए। सर, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, हमारे मैसेज बॉक्स भरे हुए हैं कि आपसे कुछ बातचीत करनी चाहिए, फिर से करनी चाहिए और इस बार बातचीत सिविल सर्विसेज के बारे में करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सिविल सर्विसेज के बारे में किसी को क्यों सोचना चाहिए? वाई एनीवन शुड थिंक अबाउट सिविल सर्विसेज? इसकी पृष्ठभूमि में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसे सिविल सर्विस में आया, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। मैं स्वयं सिविल सर्विस का तो मुझे आइडिया था नहीं। अच्छा। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं IAS अफसर बनूं जी। और ये बात मैंने एक पर्चे पर देखी। अच्छा। जब मैं 11-12 साल का था तो मैंने उस पर्चे पर देखा कि मेरे पिताजी ने वर्कआउट कर रखा था कि मैं कैसे IAS अफसर बनूंगा। अच्छा। कहाँ कहाँ पढ़ूंगा, क्या सब्जेक्ट लूँगा, उन्होंने पूरा वर्कआउट कर रखा था। उस समय मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसके बारे में। धीरे धीरे मुझे थोड़ा समझ में आने लगा। फिर मैंने जो मेरे फादर की ड्रीम थी उसको अपना ड्रीम बनाया, सिविल सर्विस की तैयारी की और सेवा में आया। अपनी पुस्तक नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट में मैं लिखता हूँ कि मैं IAS अफसर बना अपने पिता के कहने की वजह से, लेकिन 37 साल की सेवा के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि यदि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं पुनः IAS बनना चाहूँगा। अच्छा। उसका कारण यह है कि इस सेवा में जो पोटेंशियल है काम करने का, मेरे विचार से, और हो सकता है विचार गलत हो, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो सेवा का मौका इस सेवा में मिलता है वो मेरा ख्याल कहीं नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पर, वैसे कई ऐसे मैंने उदाहरण अपनी पुस्तक में दर्शाए हैं, तीनों पुस्तकों में, लेकिन प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा एक योजना हमने चलाई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। वो सबसे गरीब तबके के लोगों के लिए थी वो योजना। उसमें 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए उस योजना से, लाभान्वित हो सकते थे उस योजना में। मेरे विचार से कोई ऐसी योजना दुनिया की नहीं है जो इतने सारे लोगों को लाभ पहुंचा सके। यानी कि आप जो यहाँ कार्य करते हैं, अब ये नहीं कि हर कार्य आपका 30 करोड़ तक पहुंचे या 10 करोड़ तक पहुंचे, लेकिन काफ़ी मात्रा के लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। सामान्य धारणा ये रहती है कि हम सिविल सेवा में लाल बत्ती मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा। मेरे विचार से अगर इस विचार से अगर कोई सेवा में आ रहा है तो शायद वो उसको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। सुविधाएं हैं, ऐसा ये कहना उचित नहीं है कि सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन केवल उन सुविधाओं की वजह से अगर वो आना चाह रहा है तो वो डिसअपॉइंट होगा। जो असली किक, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया अपनी किताब में, जो असली किक और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है वो ऐसे व्यक्तियों की सहायता से मिलता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिनको जो असहाय हैं, और ये मौका हमें सिविल सेवा में मिलता है। कई ऐसे दृष्टांत मैंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं जहाँ पर जब मैं उन्हें स्मरण भी करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शायद अगर मैं सिविल सेवक नहीं होता तो मैं उन निरीह लोगों को सहायता नहीं पहुँचा पाता। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं पहुँचाते हैं सहायता, लेकिन सिविल सेवा के माध्यम से यदि कोई जेन्युइन सेवा के भाव है, यहाँ केवल सेवा नहीं है, सरकार आपका ख्याल भी रखती है, सरकार आपको काफ़ी सुविधाएं भी देती हैं, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है आपकी प्रायोरिटी क्या है। वो सुविधाएं आपकी प्रायोरिटी है या वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपकी प्रायोरिटी है जिसके माध्यम से आप कई लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि सिविल सेवक की असली वैल्यू उसके रिटायरमेंट के बाद मालूम पड़ती है। अच्छा। जो आपने कार्य किया है, जो आपने सेवा प्रदान की है, जो आपने लोगों से संपर्क बनाया है, अगर आपने वो सही किया है तो वो सब आपको याद रखते हैं रिटायरमेंट के बाद। अगर आप रिटायरमेंट से पहले सेवा में सिर्फ सुविधाओं पर बल देंगे तो आपको वो सुविधाएं रिटायरमेंट के बाद तो मिलेगी नहीं, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल। और जीवन आसान रहेगा अगर आपने उस समय को, चाहे वो 30 हो 35 साल हो, अगर आपने उसका उपयोग लोगों की सेवा में किया है तो निश्चित रूप से आपको रिटायरमेंट के बाद और अच्छा महसूस होगा।
तो पॉइंट ऑफ मोटिवेशन की अगर बात करें, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत लंबा सफ़र देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी बारीकियों को समझा है, और अब आपने इतने ज़्यादा साल सर्विस करने के बाद आज के दौर को भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको इसमें क्या चेंजेस दिखते हैं कि कल के ट्रेडिशन में, कल के मोटिवेशन में और आज के मोटिवेशन में कोई फ़र्क आया है या सेम डर्रे पर चल रहा है सब? मेरे विचार से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। मुझे स्मरण है कि हमारे बैच में भी कुछ ऐसे थे, उस समय भी अधिकारी थे जो शायद फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा बल देते थे। आज भी कई लोग फैसिलिटीज़ पे बल देते हैं। बाद में जैसा मैंने कहा उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं तो, लेकिन शायद उस स्तर की नहीं है जो कि लोग समझते हैं यहाँ मिल जाएगा। लोग समझते हैं आप वहाँ राजा हो जाएंगे, राजा वाजा कुछ नहीं है वहाँ पर। आप एक सेवक के रूप में हैं। हाँ, अगर आप सही सेवा कर रहे हैं तो आपको इज्जत बहुत मिलेगी। यहाँ इज्जत बहुत मिलती है अगर आप सही काम कीजिए। अब प्रश्न ये है कि आप उस इज्जत को अर्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ फैसिलिटीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो शायद वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी। ये एक चॉइस हर व्यक्ति को है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज सिविल सर्विस का है वो ये है कि उस हर व्यक्ति को एक चॉइस है। वो निर्णय कर सकता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, लेकिन निर्णय के बाद अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो फिर उसका खमियाजा उसी को भुगतना पड़ता है, दूसरा नहीं भुगतता। ये एक बात मैं जानना चाहता सर कि आप तो यूपी में रहे हैं, यूपी में आपकी सर्विस रही है, मैं बिहार के बैकग्राउंड से हूँ। एक आम समस्या है आज भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पहले MBA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे जिगजैग होने के बाद अंत में तय करते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है। तैयारी शुरू करने के लिए किस तरीके की मानसिकता होनी चाहिए और ये जिगजैग क्यों दिखता है बार बार हमें? मेरी राय में यदि कोई सिविल सेवा में आना चाहता है तो उसका प्रयास ये होना चाहिए कि जीवन में वो जितनी जल्दी निर्णय ले ले उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसकी तैयारी मूल रूप से, ये जरूरी नहीं है कि साल भर पहले आप इसकी तैयारी करेंगे, उसकी तैयारी उससे पहले शुरू हो जाती है। तैयारी का तात्पर्य ये नहीं कि आप सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दें। इस सिविल सेवा में चूंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, हमारे टाइम से और अब टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अभी भी कभी कभी मुझे रात को सपने आते हैं कि मैं नहीं क्वालिफाई किया, क्योंकि मुझे नहीं पता अब मैं क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा। तो अब बहुत कठिन हो गया। तो इन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको ये निर्णय बहुत ज़रूरी है। अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे सिविल सेवा में जाना नहीं जाना है तो चांसेस हैं कि वो सिविल सेवा में नहीं आएगा। ये मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ, जीनियस की बात नहीं कर रहा हूँ। जीनियस तो कुछ माह तैयारी करके, हमारे टाइम पे भी थे कुछ जीनियस, कुछ माह पे तैयारी करके आ गए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि वो जितनी जल्दी निर्णय ले ले सिविल सेवा ज्वाइन करने का, उसके बाद से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ने लगिए, क्योंकि इसकी तैयारी थोड़ी भिन्न प्रकार की है। तो अगर आप MBA करने के बाद अगर निर्णय ले रहे हैं सिविल सेवा में आने का, हो सकता है आप आ जाएं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन चांसेस हैं कि आप नहीं आएंगे। ये निर्णय आपको जब आप ग्रेजुएशन में हैं, BA कर रहे हैं, उस समय ही ले लेना आवश्यक है, क्योंकि इसकी एक लंबी तैयारी होती है। और फिर मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, तैयारी को ये मिस इंटरप्रेट ना करिए कि आप बाकी चीज़ छोड़कर वो IAS की, सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कीजिए। नहीं, ये आप सामान्य कार्य के साथ भी वो तैयारी कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं और प्रसन्न होकर कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी आप कार्य करें वो प्रसन्न होकर करें, खुशी से करें। अगर वो बर्डन आपको दिखा कि हमें तैयारी करनी है सिविल सेवा की, वो बर्डन दिखा तो जनरल परसेप्शन तो यही है कि एक बर्डन है ये एग्ज़ाम, तभी समस्या आती है। जिनसे भी मेरी चर्चा होती है मैं सबको ये समझाता हूँ, इसको बर्डन ना मानिए, आप इसको एंजॉय कीजिए, आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। देखिए, रिजल्ट पे किसी का कोई अख्तियार नहीं है। मुझे तो जीवन में काफ़ी बाद में समझ में आया, लेकिन अब मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप रिजल्ट की ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। रिजल्ट का अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको यहाँ जाना है, ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी तैयारी में आप परेशान रहेंगे, और आप परेशान रहेंगे तो फिर आप तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है कि आप शांत चित्त हो आपका, और आप जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको एंजॉय करें। उसके तरीके हैं कि कैसे आप उसको एंजॉय करें, वो मैं आगे समय में बताऊंगा कि कैसे आप जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। और जब आप एंजॉय करने लगेंगे, आपको मज़ा आने लगेगा, तो जर्नी आसान हो जाएगी आपकी। सर, इफ़ वी टॉक अबाउट दैट हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर CSE, देखिए, इसमें पहला तो जैसा आपने प्रश्न किया था, पहले तो निर्णय जरूरी है कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ। ये निर्णय बड़ा स्पष्ट है। जब एक बार ये निर्णय ले लीजिए, फिर आप तैयारी कीजिए। सिविल सर्विस के परीक्षा में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक ज्ञान
यानी कि नॉलेज, और दूसरा एक्सप्रेशन यानी कि कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते, और ज्ञान है और आप लिखने योग्य नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। इन दोनों चीज़ों के लिए तैयारी आप शुरू से कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लास 12 से शुरू कर सकते हैं, क्लास 11 से शुरू कर सकते हैं। ज्ञान की में वृद्धि, ज्ञान की उपलब्धि या नॉलेज एक्वायर करना, कोई टाइम तो होता नहीं इसका, जब आपको मौका लगे नॉलेज एक्वायर कीजिए। और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कीजिए। इन दो चीज़ों को यदि कोई व्यक्ति करता है तो ना केवल उसे सिविल सेवा के एग्जाम में फ़ायदा आएगा, जब वो सेवा में आ जाएगा तो भी इसका उपयोग करेगा। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है, आप बोल नहीं सकते ठीक से और लिख नहीं सकते, और किसी वजह से आप सिविल सेवा में आ गए तो यहाँ तकलीफ में रहेंगे आप। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा कार्य संवाद के माध्यम से करना है, दूसरे को समझाना है, चाहे नेता को समझाना है, अपने कोलीग को समझाना है, अपने जूनियर को समझाना है। उसके लिए संवाद पे आपका एक्सपर्टीज होना या उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कैसे करें, क्या करना है। तो ये है कि आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है और एक्सप्रेशन को इम्प्रूव। इसकी एक प्रक्रिया है जो मैं कई लोगों को बताता हूँ। मैंने खुद लाभान्वित हुआ था। जब मैं क्लास 12 पास करके आया था तो क्लास 12 में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थी। अच्छा। तो मैं ना तो 4 लाइन लिख सकता था अंग्रेजी या हिंदी में, ना 4 लाइन ठीक से बोल सकता था अंग्रेजी हिंदी में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर थी। नॉलेज भी लिमिटेड थी, वो लिमिटेड थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उतना टाइम ही नहीं मिलता था। जिनके पास, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया वो जानते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इतना टाइम लग जाता है कि आप मैं ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया था। और ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करने का मतलब, अगर आप लिख नहीं सकते कायदे से, आपको जानकारी नहीं है सामान्य रूप से, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। यही चीज़ सिविल सर्विस के लिए चाहिए। तो इसको कैसे सुधारा जाए? मेरी राय में हर व्यक्ति कोई ना कोई अखबार पढ़ता है, हिंदी या अंग्रेजी, जो भी उसकी भाषा है उसका अखबार पढ़ता है। तो इसको मैं चाहूँगा ये लोग ध्यान से सुने कि जिस पृष्ठ पे एडिटोरियल निकलता है, उस पृष्ठ पे 2 या 3 आर्टिकल्स होते हैं, जो एडिटोरियल पेज के आर्टिकल्स। उसमें से किसी एक आर्टिकल को उठा के प्रतिदिन फिक्स समय पर शीशे के सामने खड़े होकर जोर जोर के पढ़ें। अंग्रेजी में हो तो अंग्रेजी में पढ़ें, हिंदी हो तो हिंदी में पढ़ें। और हमारे टाइम पे तो ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे बड़ा आसान है, अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करें उसे। ये इसलिए ज़रूरी है कि आप ये आंक सकेंगे बाद में कि आप में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है। आप जोर जोर के पढ़ें, 1 महीना 2 महीना ना। शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा। जब आप अपनी रिकॉर्डिंग सुने तो कहेंगे ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अटक के, फ्लुएंसी नहीं आएगी। बट ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर 2-3 महीने इसको लगातार पढ़ेगा तो धीरे धीरे उसके डिक्शन में इंप्रूवमेंट आएगा, उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, डिक्शन इंप्रूव होगी। पहला लाभ तो ये होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि जो वो आर्टिकल पढ़ रहा है उससे उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल होता है वो किसी करंट अफेयर पर होता है या किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होता है, कई डायमेंशंस होते हैं, तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो एक तरफ ज्ञान बढ़ रहा है उसका, दूसरा तरफ उसका डिक्शन इंप्रूव हो रहा है। तीसरा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी इशू पर लॉजिकली उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसकी आपको जानकारी मिलती है। आप लगातार एक के बाद एक आर्टिकल पढ़ेंगे रोज, तो आपको समझ में आने लगेगा कि किसी भी विषय पर अगर आपको प्रस्तुतिकरण करना है तो उसको लॉजिकली कैसे, रैशनली, लॉजिकली। ये जरूरी नहीं है कि आप जो लिखा उससे सहमत हों। अभी हम सहमति या असहमति पर नहीं आ रहे। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि आप वो फैकल्टी डेवलप करें जिसके माध्यम से जो भी थॉट आ रहा है उसको हम रैशनली, लॉजिकली कैसे प्रस्तुत करें। ये सिविल सेवा के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल सेवा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैकल्टी डेवलप हो जाएगी तो आदमी ऑटोमेटिकली, आप अगर पिछले वर्ष का ऐसे का पेपर अगर देखें तो अगर किसी व्यक्ति को वो जानकारी नहीं है तो वो ऐसे नहीं लिख सकता, कहीं से रट के नहीं लिख सकता उसे। ये एक फैकल्टी डेवलप करनी होगी कि कोई भी टॉपिक उसको मिल जाए, उसे अगर जानकारी है तो उसको लॉजिकली वो प्रेजेंट कर लेगा। तो अगर ये बोलेगा तो पहला प्रक्रिया ये है कि आप खड़े होकर उसको पढ़ें और उसको रिकॉर्ड करें। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है कि जब आप पढ़ लें, ये 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो उस अखबार को नीचे रख दें और उसी बात को अपने हिसाब से बोलें। तो इसमें भी शुरू में बड़ी गड़बड़ी आएगी। मेरे साथ आई थी। अच्छा। बोल ही नहीं पाते थे। 1 मिनट बोल लिए, आधा मिनट बोल लिए, फिर समझ में नहीं आता था क्या बोलें। घबराने की बात नहीं है, हर व्यक्ति के साथ होता है। मैं तो स्वयं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ। तो आप परेशान न होइए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसको आप समझ नहीं पाए ठीक से या आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं,
उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे आता है और इसको भी रिकॉर्ड कीजिए आप। ये स्टेप नंबर 2 है। अब स्टेप नंबर 3 पर आइए। आपने उसे पढ़ा, अखबार को रख दिया, अपने शब्दों में उसे बोला, फिर उसके बाद आप उसको लिखेंगे। अब हम दूसरे लेवल पे जा रहे हैं कम्युनिकेशन के। उच्चारण, बोलने हमने समझ लिया, अब हम राइटिंग स्किल्स पे जा रहे हैं। अब ये कार्य जब एग्जाम 6 महीने पर है या 1 साल बचा है, नहीं कर सकते आप, और तब टाइम नहीं है आपके पास, तब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज पढ़ेंगे। ये काम आपको पहले करना पड़ेगा। जब आप बीए में हैं, जब आप निर्णय लिया कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं और सिविल सर्विस एग्जाम को आप अपियर होना चाहते हैं, उस समय से शुरू कर दीजिए आप ये। इससे कई लाभ होंगे। 3 लाभ तो मैंने गिना दिए। उसके बाद आप जब एक बार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होने लगेंगी तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में। देखिए, एक बहुत बड़ा बिंदु जो कई एस्पिरेंट्स मेरे पास कहते हैं, साहब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सर मैं अपने आप, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप अपनी उन फैकल्टीज जो हैं उसको डेवलप करें। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आदमी डरता है। इस कॉन्फिडेंस के दृष्टिकोण से मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को। नंबर 1, पहली चीज तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। ठीक, जिस मोमेंट पे आप कंपेयर करेंगे प्रॉब्लम आ जाएगी। आप अनिल स्वरूप से कंपेयर करेंगे, भाई अनिल स्वरूप ने 37 साल की आयु में सेवा की है, बहुत सारे काम किए हैं। अब आज के अनिल स्वरूप को आप एक यंगस्टर से कंपेयर करना उचित नहीं है। जब मैं आपकी उम्र का था, 20-19 साल का था, तो मैं भी ऐसी कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे, तो कंपेयर करना उचित नहीं है। दूसरा कि हर व्यक्ति की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो आप उसकी स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस कंपेयर कर रहे हैं, ये भी उचित नहीं है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप कंपेयर और कम्पीट करेंगे तो आप दूसरे से सीखेंगे नहीं। आपको तो हर व्यक्ति से सीखना है, तो सीखने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हैं, कुछ मेरी अच्छी हैं, तो मैं उसकी अच्छी चीज़ों को सीख लूँ। तो इससे अगर करेंगे तो हमारा इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो हमेशा सफल रहा हो। बिल्कुल। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसने कभी कोई गलती ना की हो, मिस्टेक ना की हो। हर व्यक्ति ने मिस्टेक की है, हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है। अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ें तो इन सब पुस्तकों में मैंने फेलियर्स के बारे में लिखा है अपने, कि मैं कितना फेल होता था। एक दृष्टांत देना चाहूँगा, जस्ट ये समझाने के लिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बना के रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, तैयारी कर रहा था, तो जब मेरे उच्चारण और अभिव्यक्ति थोड़ी सुधर गई थी, तो मैं डिबेटिंग टीम में आ गया अपनी। अच्छा। और मैं डिबेट करने के लिए IIT कानपुर में उनके एनुअल कल्चरल फेस्टिवल में गया। ये मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है इसके बारे में। तो वहाँ गया तो डिबेट वाले कंपटीशन से एक दिन पहले म्यूजिक कंपटीशन भी था। ओके। तो मैं समझता था मैं गाना भी अच्छा गाता हूँ, कई हमें समझते हैं गाना अच्छा गाते हैं, मैं भी समझता था। तो बिना तैयारी के मैं उस कंपटीशन में उतर गया। अच्छा, गाना गाने के लिए मैंने शुरुआत की गाना के 10 सेकंड के अंदर 1000 स्ट्रॉन्ग काउंट ने मुझे बू करके बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैंने गलत स्वर पकड़ा था। अब सोचिए इस बात को, इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? 1000 बच्चे आपसे कह रहे हैं बू बू, मैं निकला। उसके बाद मेरी हालत इतनी खराब थी कि अगले दिन मैं डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो मेरे एक सीनियर थे जो साथ गए थे, उन्होंने मुझसे पेप टॉक दिया। उन्होंने मुझसे कहा, यार जो हो गया उसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते उस पर चिंतित क्यों हो? तुमने गलती की बिकॉज बिना तैयारी के तुम उसमें उतरे। अब कल जो है तुम्हारा, तुम तो तैयारी कर चुके हो, तो जो तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट है उस पर ना सोच के तुम अपने वीक पॉइंट पर चिपके हुए हो, तो उसको तो तुम भूलना पड़ेगा तुम्हें, और आगे किसी कंपटीशन में जाओ, तैयारी करके जाओ। जैसे तुम डिबेट में जा रहे हो, तो उस फेलियर के वजह से तुम अगला क्यों फेल करना चाह रहे हो? कई बातें उन्होंने और कही, तो मुझे कुछ समझ में आया। अगले दिन में तैयार हो गया जाने के लिए। आई हैड ओवरकम दैट फेलियर। जब अगले दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो वही क्राउड बैठा था वहाँ पर। जैसे ही मेरा नाम अनिल स्वरूप अनाउंस हुआ, बोले वो गायक आ गया। अब सोचिए आप। लेकिन मैं तब तक आई हैड ओवरकम दैट प्रॉब्लम। आई वेंट एंड स्पोक एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल डिबेटिंग कॉम्पिटिशन। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सब लोगों को कि फेलियर और मिस्टेक्स हर व्यक्ति करता है। हमें उस मिस्टेक से चिपक के नहीं रहना है, हमें उस मिस्टेक से सीखना है। हमें जानकारी करनी है कि अगर वो गलती हुई या जो फेलियर हुआ क्यों हुआ। फेलियर्स एंड मिस्टेक्स कैन बिकम स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। एक बार आप ये समझ लेंगे कि फेल होना नेचुरल है, तो आप फेलियर के डर से आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाएगा। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो जहां एक और मैं तैयारी की आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, साथ ही साथ आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में सोचिए
और जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप समझते हैं नेगेटिव है, उनको डेवलप कीजिए, ये मान के कि हर व्यक्ति में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। कोई व्यक्ति आज तक तो मुझे मिला नहीं कोई परफेक्ट व्यक्ति। आप किसी व्यक्ति को बता दिए, हर में मैं आपको बता दूंगा क्या इंपरफेक्शंस है, लेकिन उसमें अच्छाइयां भी हैं। तो हमें अच्छाइयों को डेवलप करना है, अपनी मिस्टेक्स, अपने फेलियर में नहीं रहना है, हमें उनसे सीखना है। तो मैं वापस आता हूं तैयारी पर। तो हमने सबसे पहले अखबार खोला, उसको पढ़ा, ठीक, टेप किया, फिर पढ़ा, रखा, अपने शब्दों में उसे बोला, ठीक, फिर अखबार खोला, पढ़ा, अपने शब्दों में बोला, अपनी टिप्पणी की, उसको रख दिया और उसके बाद उसको लिखा। जब आप लिखेंगे तो बहुत समस्याएं आएंगी। मैं अपना फिर बार बार अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मैं उस जर्नी से गुजरा हूं। शुरू में मैं शायद 25% भी नहीं देता जो मैं लिख रहा था अपने मार्क्स। अच्छा, लेकिन वो धीरे 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 वो सुधरना शुरू हुआ। ये प्रक्रिया में अगर आपको कोई गाइड कर सके, और गाइडेंस आप, मेरे जैसे व्यक्ति आपको इसमें गाइड नहीं कर पाएगा। मैंने 40 वर्ष हो गए मुझे दिए हुए, लेकिन जिसने रिसेंटली अभी कुछ दिनों पूर्व अगर क्वालिफाई किया हो या जिसकी भाषा अच्छी हो, उससे आप संपर्क बनाएंगे तो आपको गाइड करेगा कि लिखने में आपकी क्या गलतियां हो रही हैं। साथ ही साथ कई ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ भी नहीं आएंगे, उनको अलग नोट कर लीजिए। आजकल तो बड़ा आसान है, शब्द आप टाइप कीजिए इंटरनेट उस पे, गूगल पे, आपको पता लग जाएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा। उस पूरे आर्टिकल में अगर कोई आपको दृष्टांत या कोई बात उन्होंने कही समझ में नहीं आ रही, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा। तो आजकल जैसे हम कहते हैं गूगल अंकल आपके लिए उपलब्ध है, आप गूगल अंकल का कुछ भी पूछ लीजिए। ये जो फोन है हम सबके पास है, ये फोन सबसे खतरनाक चीज है, लेकिन सबसे सहयोगी चीज भी है। अब इसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, आप पे निर्भर करता है। आप इसका उपयोग कीजिए और उसी में मजा लीजिए। जब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपको अजीब सी खुशी महसूस होती होगी ऑलरेडी, कि आपको कोई चीज नहीं आती है और आ जाती है उसके बाद, तो अच्छा सा नहीं लगता अंदर। बिल्कुल। अब आप इसी का मजा लीजिए। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप जो कदम ले रहे हैं, अगर आप उससे प्रफुल्लित हो रहे हैं, आपको आनंदित हो रहे हैं, तो आपको मजा आएगा जर्नी में। जब ज्ञान की कोई प्राप्ति होती है, आप अक्सर रहते हैं ना, कोई चीज नहीं पता है तो आप ढूंढते हैं, आपको मिल जाती है तो अच्छा सा लगता है अंदर। इसी को आप रेप्लिकेट कीजिए। आप ये ना सोचिए कि मैं आईएएस में और सिविल सर्विस के लिए कर रहा ना, आप ज्ञान की वृद्धि के लिए कह रहे हैं। ज्ञान की वृद्धि अपने आप में एक द्योतक है इस बात का कि आपको अच्छा सा लगेगा अंदर। आप सोचेंगे ज्ञान की वृद्धि कीजिए। तो आपने सबसे पहले पढ़ा, फिर बोला, फिर लिखा, और जो उसमें समझ में नहीं आया एक अलग डायरी में नोट करते रहे। आप इस समस्त कार्य के लिए दिन भर में आप एक समय निर्धारित कीजिए। नाउ मैं आ रहा हूं नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट स्टेज क्या है? इसी स्टेज में एक पार्ट कि आपको अपना टाइम मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना टाइम कैसे मैनेज, कई लोग, जैसे आपको यूनिवर्सिटी भी जाना है, बीए के क्लास करने हैं, एमए के क्लास करने हैं, कई लोग नौकरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत की है। आप टाइम को कैसे मैनेज करें? मैंने क्या किया मैं आपको बता दूं। मैं पूरे दिन का निर्धारित करता था कि सुबह उठ के मैं क्या करूंगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद क्या करूंगा, उसके बाद लंच के बाद, हर दिन का मेरा शेड्यूल रहता था। तो ये जीनियस के लिए नहीं है, जीनियस को कोई शेड्यूल की जरूरत नहीं, वैसे ही आ जाएगा। मैं सामान्य, जैसे मैं था, सामान्य जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कह रहा हूं, आप प्लान अवश्य करें। आप ये कहेंगे साहब मेरे होते ये बीच में आ जाता है, आने दीजिए उसे। देखिए कितना आप डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप प्लान जरूर करें। प्लानिंग इज अ मस्ट। उदाहरण के लिए, जब आप प्लान करेंगे तो आप पहले देखेंगे कि आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, कैसे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं एक आध उदाहरण दूंगा जैसे समझाने के लिए कि आप कई बार समझते भी नहीं हो, टाइम वेस्ट हो जाता है। आप एक चीज देखिए, हमारे टाइम पे तो टेलीविजन के चैनल्स लोग फ्लिक करके टाइम वेस्ट करते थे। हाँ। आज अपना फोन पर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बर्थडे, यहाँ वहाँ। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आपको ये करना चाहिए? आपको ये निर्धारित करना है कि दिन के जो 24 घंटे हैं, मेरे विचार से 24 घंटे बहुत हैं एक व्यक्ति के लिए। उस 24 घंटे को आप कैसे उपयोग कर रहे हैं? बहुत सारा समय ऐसा है जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं, वो आपको करना ही करना है। लेकिन जब आप ये निर्धारित करेंगे, अपना शेड्यूल बनाएंगे, तो आप ये डिस्कवर करेंगे बहुत सा ऐसा समय है जिसका आपका अपना नियंत्रण है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आध और उदाहरण देना चाहूंगा। आप जाते हैं कॉलेज, कैसे जाते हैं? खुद मोटरसाइकिल चला के जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं, साइकिल चला, कैसे जाते हैं? आपको ये पता लग गया कि मान लीजिए आप साइकिल से जाते हैं, ठीक है, तो आप अकेले जाते हैं या किसी मित्र के साथ जाते हैं? अगर वो मित्र आपका भी सिविल सर्विस में कर रहा है, तो रास्ते में आप उससे क्या चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण है। क्या हम उसको उपयोग कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पर कि आप अपने मित्र से निर्धारित करती है, कल भाई यहाँ से
कॉलेज जाने में आधा घंटा लगेगा, हम लोग जो है इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। देखिए आप समय का उपयोग कर रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप बस में नज़ारा देख रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल देखिए नज़ारा, मना नहीं है, लेकिन उस बस का टाइम का उपयोग कर सकते हैं। हर समय का। दूसरी चीज़ टाइम के बारे में, देखिए मैं जब सर्विस की तैयारी कर रहा था तो मैंने लॉ एज ए सब्जेक्ट लिया था, उसमें केस लॉज बहुत याद करने पड़ते थे। तो किसी ने मुझे बताया कि साहब याद करने के लिए तो सुबह का टाइम सबसे बेहतर होता है। अब जैसे आजकल भी मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को कि सब देर से उठते हैं सुबह, अब सुबह कैसे उठा जाए, अब अपने इस दिनचर्या में या इस शेड्यूल में आप परिवर्तन कैसे लाएं, ये महत्वपूर्ण है। आपको लाना पड़ेगा कई जगह, जो आपके गाइड होंगे आपको बताएंगे, लेकिन चेंज कैसे लाएं, चेंज का भी तरीका है। मैं अपना फिर उदाहरण देता हूँ, मैंने कैसे चेंज लाया और आपको भी सजेस्ट कर सकता हूँ आप कैसे चेंज लाइए। मुझे सुबह उठना था, अब मैं क्या करूँ, सुबह उठने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो आप किसी अच्छी चीज़ से एसोसिएट कर लीजिए जिसको आप लाइक करते हैं तो हो जाएगा। जैसे मेरे लिए मैंने क्या किया, उन दिनों मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, आज भी बहुत शौकीन हूँ, तो उन दिनों इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच स्टार्ट होता है सुबह 5:30 बजे। इंडिया को 5 टेस्ट मैच खेलने थे, मुझे अच्छी तरह याद है, बिशन सिंह बेदी उस समय कप्तान होते थे हमारे। और 5 टेस्ट मैच खेली और 5-5 दिन के टेस्ट मैच थे। आज की तरह वो 3 दिन में नहीं खत्म होते थे, 5 दिन चलते थे। और हर दिन 5:30 बजे मैं उठ के कमेंट्री सुनता था। 25 दिन मैं उठा और उसके बाद से आदत पड़ गई सुबह 5:30 बजे उठने की। मैं आजकल एस्पिरेंट्स को कहता हूँ भाई ऐसा करो, आज का तो ज़माना डिफरेंट है, व्हाट्सएप का ज़माना है, आप ऐसी गर्लफ्रेंड ले लो या ऐसा बॉयफ्रेंड ले लो जो सुबह जल्दी उठता हो, उससे कहो सुबह मैसेज करो, आप अपने आप उठ के उसके मैसेज का जवाब दोगे। तो प्रश्न ये है कि आप अपनी जो चेंज करनी है आपको दिनचर्या एक्टिविटी, उसको एसोसिएट करो किसी चीज़ से जो अच्छा लगे। हर व्यक्ति का कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है। जैसे आजकल मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ, तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो मेरे साथ कुछ दिन के लिए आए हुए थे। बहुत दिनों से मैं अलसा रहा था कौन जाए सुबह। अब मेरी 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो सुबह सुबह जाना चाहती हैं, 5:30 बजे उठ जाती हैं। तब उनके साथ टहलने का मज़ा कुछ और है। बच्चे, इतने छोटे बच्चों के साथ, उनको जब मैं प्रफुल्लित देखता फिर आलस नहीं होता। सुबह आँख खुलती है, उनको साथ लेकर मैं चला जाता हूँ। तो किसी एक अच्छी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लीजिए, चेंज कीजिए। लेकिन चेंज लाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान में आपकी कैसे आप अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं। ये बहाना ना लीजिए कि मेरे पास इतना काम, इतना, सबके पास काम है, आपके हर कॉम्पिटिटर के पास टाइम, इट्स अ कॉम्पिटिशन। आपको ये देखना पड़ेगा कि आज की तारीख में आप कहाँ कहाँ समय व्यर्थ कर रहे हैं, उस समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सेकंड स्टेज। अब थर्ड, ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं कह रहा हूँ, ये आप साथ ही साथ ये सब कर सकते हैं। आप एक ग्रुप बनाइए जो एस्पिरेंट्स का है, 4 लोग 5 लोगों का ग्रुप। आजकल बड़ा आसान है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। व्हाट्सएप में जैसे मैंने कहा कि इधर उधर की बात करने के बजाय आप सिविल सर्विस के टॉपिक पे बात कीजिए। वो 4-5 लोगों का एक ग्रुप बन जाए और आप डिसाइड कीजिए कि अगले दिन हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये व्यक्ति बोलेगा, वो व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, और वो व्यक्ति तैयार करके आए, वो बोले उस पर, और बाकी लोग उस पर टिप्पणी करें, फीडबैक दे, फीडबैक ही नहीं, उस पर टिप्पणी करें, उनका अपना व्यू होगा उस इशू के बारे में। तो आप देखिए, आप उस इशू के बारे में रोज सीखेंगे कुछ ना कुछ। ये जो 2 मैंने काम बताए आपको, अखबार वाला और इसका वाला, इसमें मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप इसको बीए से करना शुरू करेंगे, 1-2 साल में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी अभिव्यक्ति सुधरेगी, आप तैयार हो जाएंगे सिविल सर्विस के लिए, मेन की तैयारी। ठीक है, मतलब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम एक दिन की तैयारी नहीं है, दिस इज़ लॉन्ग प्रोसेस, और प्रोसेस शुरू हो जाता है बहुत पहले से। ठीक है, आपकी बहुत सारी बातचीत में से कुछ बातें और हैं जो मैं करना चाहता हूं। जैसे हम बार बार बातचीत कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि कल क्या था और आज क्या है। आज एक समस्या ये है कि इन्फॉर्मेशन का ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनमें। आपके समय में इन्फॉर्मेशन का ओवरबर्डन तो नहीं रहा होगा? इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, लाइब्रेरी जाके लेनी पड़ती, खोजते थे इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी जाना पड़ता था। आज चैलेंज दूसरा है, इस चैलेंज से ओवरकम कैसे करें? नहीं, इसमें भी बहुत, अगर आप यहीं पर गाइडेंस बहुत जरूरी है। आप चाहें व्यक्ति से गाइडेंस लें, किसी इंस्टीट्यूशन से गाइडेंस लें, मेहनत आपकी है, लेकिन गाइडेंस बहुत, अदरवाइज क्या है कि आप दौड़ेंगे, पता लगा गलत डायरेक्शन में दौड़ गए। गाइडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टुडे गिवन द कॉम्पिटिशन, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर उपलब्ध है, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजलेस। जैसे मैं आज भी लोगों को ये नेक्स्ट स्टेप में है कि जब आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी करें
तो आप एक मूल बुक बना लें, 10 बुक से पढ़ लें, लेकिन मूल बुक एक बनाएं जो अल्टीमेटली आपके रिवीजन के टाइम पे आएगी। और उसी में मैं पर्चियां लगाते था और कहीं से नोट्स आते थे, मैं नोट्स नहीं बनाता था। अच्छा। एक मूल किताब कोई सेलेक्ट कर ली, गाइडेंस अगर किसी से मिल गई बहुत बढ़िया, उसी में और किसी पुस्तक के अच्छे कोई दृष्टांत या कोई बातें आती थी वो लिखकर उस सब्जेक्ट पर वहीं पर्ची लगा देता था। तो मेरी किताब में जितनी बड़ी किताब थी लगभग आधी पर्चियां थी उसमें, लेकिन एक ही जगह पर सब उपलब्ध था। फिर मुझे रिवीजन के टाइम पे कहीं और बार बार किताबें नहीं कंसल्ट करनी पड़ती थी, नंबर 1। नंबर 2 कि आप किसी चीज को सिंप्लीफाई करके याद है, कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपकी अभिव्यक्ति में सुधार आ गया, जो मैंने पहले कहा था, तो आप आराम से लिख ले जाएंगे उसको। अभी 9th के बच्चे, 8th के बच्चे पूछते हैं एक तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे लोग बहुत बाद में लेटर फेज में ये तय करते हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम करना है। इसके उल्टा भी होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत अर्ली एज में पूछ लेते हैं, जैसे 7th में है, 8th में है, कोई नुकसान नहीं, और पूछ बैठते हैं कि सर क्या करें। बिल्कुल उनसे कहिए आप अभी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए, अभिव्यक्ति में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आप एक्सप्रेशन इंप्रूव कीजिए, अपना रिटन और ओरल एक्सप्रेशन इंप्रूव कीजिए, नॉलेज ज्ञान कीजिए, आप अवेयर हुइए कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस से नॉलेज बढ़ेगी। ये काम आदमी को, बच्चे को करते रहना चाहिए, वेदर वो सिविल सर्विस। देखिए जो भी मैंने प्रक्रिया बताई है ये सिविल सर्विस के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा और किसी वजह से वो सिविल सेवा में नहीं आया, तो अन्य कहीं भी वो जाएगा, सक्सेसफुल होगा। क्योंकि आज की तारीख में सिविल सेवा के अलावा बहुत अच्छे पहलू हैं, लेकिन उन पहलुओं में भी, उन ऑप्शंस में भी आप अगर तैयार नहीं है तो वहां भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिल्कुल। तो ये जो तैयारी मैं बता रहा हूँ खाली सिविल सेवा की नहीं है, ये व्यक्तित्व की तैयारी है। आपका व्यक्तित्व अगर सुधरेगा तो सिविल सेवा में आएंगे, तो सिविल सेवा में भी आप सक्सेस, ना केवल एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम तो एक जर्नी है, एक पड़ाव है। उसके बाद आपको फिर 30-35 साल सेवा में रहना है, वहां तो आपको लाभकारी होगा ही, यही काम। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं आते हैं और आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लिए हैं, आपने अवेयरनेस लेवल्स इंप्रूव कर लिए हैं, तो आपको बाद में बहुत लाभ होगा। आप किसी भी सेवा में जाएंगे, कहीं भी कार्य करेंगे, वहां कम्युनिकेशन स्किल्स आपको उपयोगी होंगी। तो ये तैयारी तो हर बच्चे को करनी ही चाहिए, चाहे वो डिबेट में पार्टिसिपेट करे, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ओवरऑल टीम वर्क और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये सब यूजफुल हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चे को स्कूल में 7th, 8th, 9th, 10th में सिविल सेवा के उद्देश्य से नहीं तैयारी करे, वो अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का अभी से लोड न ले, वो बाद में देखेंगे। पेपर 1, पेपर 2 मालूम नहीं तब क्या बनेगा, कोई और रिपोर्ट आ गई तो दूसरा हो जाएगा। देखिए मैंने पूरी तैयारी पहले की थी पिछले एग्जाम से, कोठारी कमीशन रिपोर्ट आ गई, लेकिन मेरी तैयारी कम्युनिकेशन स्किल्स के हिसाब से थी, तो मुझे कठिनाई नहीं हुई स्विच ओवर करने में। पहले पेपर सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था, हमारे टाइम पे जनरल स्टडीज़ के नए पेपर आए थे, बट मुझे बहुत उपयोग रहा क्योंकि मैं अवेयर हो गया था कई चीज़ों के लिए। तो मैं तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा उनको कि आप सिविल सर्विस की तैयारी ना कीजिए, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तैयारी कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी अगर मुखर हुई, इम्प्रूव की, तो आपको सिविल सेवा में आने में आसानी होगी। आना ना आना तो मेरे हाथ में है नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपके लिए आसान हो जाएगा सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई करना, अगर आप पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक और समस्या पर मैं बात करना चाहता हूं सर, कि जब हम कहते हैं CSE इज़ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और उसी का ये एग्ज़ाम है। लेकिन जब कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक पर इतना इन कर जाते हैं, इतने गहरे में चले जाते हैं कि उनकी पूरी तैयारी बाकी अफेक्टेड होने लगती है। क्या इस मेंटालिटी को कभी आपने जज किया है? हाँ मैंने किया, मैं इसका सफ़र किया हूँ। अच्छा, सफ़र किया है। मैं तो अपने अनुभव बताता हूँ। मैं पहले वर्ष जब 1979 में कोठारी कमीशन रिपोर्ट आई थी तो मैं अपीयर हुआ था, उस साल मैं पुलिस सेवा में आया और अगले वर्ष में IAS में आया। अंतर क्या था? अंतर यह था कि 79 में मुझे इतनी नॉलेज थी कि मैं आधे घंटे में लिख ही नहीं पाता था। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वहां तो आपको आधे घंटे मिलना है। और आज ये चैलेंज शायद और बड़ा हो गया है, 250 शब्द में, 200 शब्द में लिखना होता है। नहीं, उस समय भी था, इतना बड़ा नहीं था। तो नेक्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर में फ़र्क क्या था मेरे में? नेक्स्ट ईयर मैंने लिखने की प्रैक्टिस की और मैं आंसर को 250 शब्द में भी लिख सकता था, बिना काउंट किए वर्ड्स के, 500 में भी लिख सकता था और 1000 में भी लिख सकता था। ये प्रैक्टिस से आया। तो ये स्किल डेवलप किया मैंने कि एक पन्ने में मैं कितने शब्द लिखूंगा, उससे मुझे आइडिया लग जाता था कि मैं इतने शब्द लिख लिए मैंने।
तो एक तो है नॉलेज होना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। दूसरा एक्सप्रेशन में लिमिटेशन कभी कभी आ जाती है कि आपको 2 मिनट में बात बोलनी है या 500 वर्ड्स में लिखना है। वो एक आर्ट है, आप डेवलप करेंगे, फैकल्टी डेवलप करेंगे। दूसरा, ये सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की आपको जरूरत नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप डेवलप कर लेंगे उसे, डिटेल में भी डेवलप कर लेंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वहाँ तो लिखने हो, आपका ज्ञान का इतना अधिक ज्ञान जो है वो कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है सिविल सर्विस एग्जाम में। मैं कई सवाल ऐसे कर रहा हूँ जो जनरली आजकल के दौर में मुझसे भी इंटरेक्शन होता है, या मैं ये समझ पाता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तैयारी में। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपसे बच्चे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए? बिल्कुल, आई टेक प्लेजर इन इंटरेक्टिंग विद देम। इट इज क्योंकि समथिंग बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो एक इंसान का लिमिटेशन है, कोई एस्पिरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो अगर डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। इट विल बी अ प्लेजर टू इंटरेक्ट देम वन ऑन वन। तो मैं चाहता हूं सर कि कोई टाइम अगर आप फिक्स कर दें उस टाइम पर, या कोई डेट फिक्स कर दें, तो कुछ सवाल। आज 16 तारीख है, 23 तारीख को हम फिर बैठते हैं, अगर सवाल होंगे तो उनका सवाल का मैं जवाब दूंगा। थैंक्स अ लॉट इसके लिए। 23 तारीख को आप, मैं कमिटमेंट कर दूं ना? जी हाँ, 3 बजे। 23 तारीख को 3 बजे अनिल स्वरूप सर लाइव हमसे जुड़ेंगे। आप अपने सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं और कुछ सवाल पहले से भेज भी सकते हैं, ठीक है? और ये एक बहुत हमारे लिए ऑनर है कि आपने इतना समय दिया है और आगे के लिए इतना समय दिया है। लाइव इंटरेक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो बच्चों के मन में उनको परेशान कर रही होंगी, ठीक है? अब सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटोरशिप आजकल कोर्स के साथ अटैच्ड एक बड़ी फैसिलिटी है। हमने अभी स्टडी IQ का लाइव बैच शुरू किया, उसमें UPSC, PT और मेंस के लिए, उसमें मेंटोरशिप पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। मेंटोरशिप के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कि किस तरह की फैसिलिटी है, कितना सहायक हो? मैंने शब्द इस्तेमाल किया था गाइडेंस। वो गाइडेंस मेंटर ही कर सकता है। अगर मैं उस व्यक्ति को जिसको मैं गाइड कर रहा हूं उसको मैं जानता नहीं तो मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। गाइडेंस के लिए जिस व्यक्ति को गाइड किया जा रहा है उसके बारे में भी विस्तार से विस्तृत जानकारी उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो उसको गाइड कर रहा है, वही मेंटरशिप है। गाइडेंस, प्योर सिंपल गाइडेंस और मेंटरशिप में फर्क है। गाइड तो आपने कोई शब्द बताया, मैंने अच्छा ये कर लो ना, हम आपकी पर्सोना को समझा, मैंने आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जाना मैंने, और उसके हिसाब से गाइड किया, वो मेंटरशिप है। तो हम आपको वही जो सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में मूव कीजिए उसके बाद। ये थोड़ा सा डिफरेंस है हेल्प करने में और गाइडेंस में और मेंटरशिप में। मेंटरशिप इज मच मोर कंप्लीट engagement with the individual to the extent of guiding him in a particular direction, and in doing so trying to resolve some of the issues that he or she comes across. So mentorship is much more intensive as compared to pure and simple guidance. So mentorship is extremely important. ठीक है, हमने इसमें 1-to-1 मेंटरशिप का भी एक रखा है कि इंडिविजुअली भी बात करें, उनको समझे। मेंटरशिप क्या किसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही है या पूरी पर्सनालिटी को लेकर, या पूरे आपके रोजमर्रा के जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है उसमें भी मेंटरशिप? नहीं, मेंटरशिप तो कॉम्प्रिहेंसिव होगी। गाइडेंस एक पर्टिकुलर इशू के लिए हो सकती है, मेंटरशिप कॉम्प्रिहेंसिव होगी। उस व्यक्ति को आप ओवरऑल गाइडेंस देंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट टॉपिक एंड सब्जेक्ट। नो, इट इज नॉट मेयरली। अगर उसको कोई घर पे भी समस्या आ रही है तो मेंटर का काम यह है कि उसको गाइड करे। So he is looking at the overall personality of the individual, overall context of the individual. It is not contextual in the sense of that particular issue. Mentor takes care of the overall understanding. अब मेंटर का काम ये नहीं कि हर चीज में घुसा रहे उसके, नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। उसका ये है कि जब वो समस्या कोई व्यक्ति बताता है तो उसका बैकग्राउंड भी समझे वो, और कोशिश करे उसके वाई का, अगर वो समस्या आ रही तो क्यों आ रही है उसको समझ के गाइड करे। Mentorship is much more intensive, but it is not intrusive. We must understand the difference between the two. Mentor का काम ही नहीं कि हर चीज पे पूछे आज तुमने ये क्यों किया, नो, नहीं, ये नहीं है। वो टीचर का काम नहीं है, टीचर का काम नहीं है। उसको गाइड करना है more intensively but not intrusively. तो अगर जैसे मैंने आपसे एक कमिटमेंट तो अभी ले लिया कि 23 तारीख को आप इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ,
अगर ऐसा मौका बनता है और आपको थोड़ा समय रहता है, क्या आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे साथ? नहीं, मैं प्रोग्राम में तो जुड़ जाऊंगा, बट मेरे लिए इंडिविजुअल मेंटर करना डिफिकल्ट होगा। बैच मेंटरशिप अगर कर दें? बैच, उसको मेंटरशिप आप कह सकते हैं, बट वो मेंटरशिप नहीं हुई, वो ब्रॉड गाइडेंस होगी, वो तो मैं कर लूँगा। बट इंडिविजुअली उस व्यक्ति को समझ के, उसके साथ जुड़ के, उसके साथ ट्रैवल करना, वो मेरे लिए शायद कठिन होगा। लेकिन अगर बैच कोई होगा तो उसको मैं गाइडेंस दे दूंगा। आप उसको मेरे विचार से मेंटरशिप कहना शायद उचित नहीं होगा, आप उसको शब्द दे सकते हैं। मेरे हिसाब से मेंटरशिप इज मच मोर इंटेंसिव, ट्रैवलिंग विद द इंडिविजुअल and guiding him as and when he requires. I will be available for whatever guidance that I can, but it may not be possible for me to travel with every individual. I may not have time for that, but I will be available for any question that these people have there in mind. I will come here as and when you want, at a mutual convenient time. I have absolutely no problem with that. I would love to travel with them, but probably my time may not permit for me to travel with them, but I will certainly guide them wherever I can. Thank you very much, sir. आपसे भी कई सारे एस्पिरेंट इंटरेक्ट करते रहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है कि करनी ज़रूरी होती हैं, बहुत माइन्यूट बातें हैं और किसी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होती, इन सारी चीज़ों के अलावा? नहीं, एक्चुअली जब हम मेंटरशिप की बात करते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हर व्यक्ति का एक बैकग्राउंड होता है, वहाँ मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल कई एस्पिरेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ जिन पे घर पे उनकी घर की समस्या बहुत है, बहुत ज़्यादा है। उनके घर का प्रेशर ये है कि इसकी लड़की की शादी हो जानी चाहिए और वो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं। नो, ये आसान नहीं है। आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, वहाँ मेंटर का काम आता है कि आप पेरेंट्स से भी अगर बात कर सकें। सो दैट्स द जॉब ऑफ ए मेंटर टू लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, राइट। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटर टू मेनी पीपल। यू कैन मेंटर सम, but you can't mentor a large segment of people. You will require more people to mentor them. But guidance, yes, I guide hundreds of aspirants कि वो पूछते हैं मुझे कि साहब मैं ये, जैसे मैंने आज जिक्र किया, टाइम मैनेजमेंट की मेजर प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, तो मैं उनसे समझता हूँ आप करते क्या हो दिन भर, बताओ, लिख को दो। So that is one way of guiding them. You ask them to write, how do you spend your day? And then you guide them कि ये आपका टाइम ये क्यों वेस्ट कर रहे हो आप। That is guidance. Right. It may be a part of mentorship, but it's not full mentorship. Mentorship would mean कि वो जो टाइम हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है उसका घर का, जिन परिस्थिति में वो काम कर रहा है, वो मैं डिटेल में नहीं जाता। मैं जब गाइड करता हूँ उनको कि आप इस समय, तो अपने आप बताता है कि साहब इसमें ये प्रॉब्लम है, बट मैं कहता हूँ अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो यहाँ से यूनिवर्सिटी, उस समय क्यों नहीं करते हो ये सब, तो उसका हाँ साहब ये तो मैं कर सकता हूँ। दैट्स गाइडेंस। सो आई एम प्रिपेयर्ड टू गाइड पीपल। इफ दे कैन सेंड मी what their existing schedule is, I can guide them कि उसी शेड्यूल में वो कैसे फिट करें और चीज़ें। मैं कई लोगों को करता हूँ, यहाँ भी कर दूंगा, I have no problem with that. But mentoring in the sense that I understand it, a very intensive engagement is individual, that may not be physically possible for me. ठीक है, तो एक और बातचीत ये कि जब बहुत सारे, मैं उन सवालों को लेके आ रहा हूँ जो इंटरेक्शन बेस्ड हैं, मतलब आपने भी कई सारे जिक्र किए जो इंटरेक्शन आपने किए हैं उसके हिसाब से, जो बहुत सारे जीनियस लोग होते हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्रैब करते हैं, वो एक रूटीन बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, और कंसिस्टेंसी उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम को कभी आपने ठीक से देखा हो? देखिए, आदमी कंसिस्टेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वो कर रहा है उसको वो एंजॉय नहीं कर रहा। अगर एंजॉय कर रहा है तो कंसिस्टेंसी होना अपने आप स्वाभाविक हो जाएगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसको एंजॉय कैसे करूँ। अगर एक बार आपने उसमें मज़ा लेने लगे, आप, और मज़ा लेने के कई तरीके हैं, जैसे आप कोई रचना कर रहे हैं, रचना करने का आनंद आपको आने लगेगा तो आप रचना करते चले जाएंगे। राइट। अगर मेरे कहने से आप रचना कर रहे हैं, आप उससे प्रफुल्लित नहीं हो रहे हैं, आनंदित नहीं हो रहे हैं, तो आप करेंगे नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। जब तक डंडा रहेगा, बाहर का प्रेशर रहेगा। आदमी कोई काम कभी कभी एक्सटर्नल प्रेशर से करता है, लेकिन जब तक उसको इंटरनलाइज नहीं करेगा तब तक वो उसको सस्टेन नहीं करेगा और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अब इंटरनलाइज कैसे करें? इंटरनलाइज करने के लिए शुरू में एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब उसका लाभ आपको लगने लगता है तो फिर एक्सटर्नल प्रेशर ना भी रहे आप करते हैं। जैसे डॉक्टर कोई दवा देता है आपको, तो आप इस वजह से खाते हैं उस दवा को कि डॉक्टर ने कहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर है। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है इस दवा का लाभ तो मुझे भी हो रहा है। जब आपको यह महसूस हो गया लाभ मुझे हो रहा है, फिर डॉक्टर कहे ना कहे आप वो करने लगते हैं। दैट इज द होल आइडिया ऑफ गेटिंग इनटू अ डिसिप्लिन। जो सही मेंटोर होता है
वो गाइड यही करता है कि अभी तो जो मैं कह रहा हूँ तुम करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम इसे महसूस करने लगोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर मेरे प्रेशर की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर निकल जाता है। मॉर्निंग वॉक का है, तो शुरू में कौन सुबह उठे, है ना, कहाँ सुबह नींद आ रही है, बढ़िया सुबह। मान लीजिए मैंने बच्चे से कहा कि नहीं तुम मेरे साथ चलोगे सुबह, ठीक है, तो शुरू में तो मेरे डर से वो चलेगा मेरे साथ, हफ्ते भर बाद उसको लगेगा यार बड़ी अच्छी ठंडी हवा आती है, बड़ा मजा आता है, बच्चे खेलते हैं, मैं भी फिर उसको अच्छा मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मेंटर का टाइम है कि शुरू में वो डिसिप्लिन करे उसको और ये उसको महसूस कराए कि वो उसके हित में है। तो जैसे मैं आपको अखबार पढ़ने का बता रहा हूँ, मैंने शुरू में बताया ड्रिल, शुरू में कई लोग छोड़ देते हैं उसे कि वो गड़बड़ाते हैं पढ़ते हैं, क्या यार कौन चक्कर है, अनिल स्वरूप साहब ने बताया बेकार है, रख दो। लेकिन कई लोग उसमें आनंदित होने लगते हैं कि ये तो अब मेरी इंप्रूव कर रही है यार पढ़ने की। मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ तो मैं आई डोंट फंबल, आई स्पीक। जहाँ ये महसूस होने लगा, देखिए सक्सेस जो है वो सिविल सर्विस में आना नहीं है, सक्सेस हर स्टेप को एंजॉय करना है। तो आज की तारीख में मैंने अगर फ्लुएंटली पढ़ लिया, दैट्स अ सक्सेस। और मैं अपने साथियों को, एस्पिरेंट्स को, सबको ये बताता हूँ, उसको एंजॉय कीजिए। आपने अच्छा पढ़ा, आज किसी चीज को समझ लिया, उसको एंजॉय कीजिए, दैट्स सक्सेस। सो अंटिल यू स्टार्ट एंजॉयिंग ईच स्टेप ऑफ सक्सेस, यू विल नॉट गेट द लार्जेस्ट सक्सेस। किसी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए आप कूद के टॉप पे थोड़ी ना जाते हैं, सही बात। हर कदम को आप एंजॉय करते हैं। तो जब आप एक कदम चलते हैं तो अरे वाह तो मैं 10 फीट और चल लिया, तो आपने उसको एंजॉय किया कि आप 10 फीट, आप 1000 फीट की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसने 10 फीट का मजा लिया, फिर अगले 10 फीट का, अरे तो 20 फीट हो गए। जब आप इन शॉर्ट सक्सेस, और मैं अक्सर एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि एंजॉय स्मॉल सक्सेसेस। आज की तारीख में जब मेरे लिए कोई ऐसा आवश्यक नहीं है, आज भी मैं एंजॉय करता हूं स्मॉल सक्सेसेस को, कि आज मैं सुबह उठ के वॉक पे चला गया, आई एंजॉय दैट सक्सेस, आई चैलेंज माई सेल्फ फॉर स्मॉल स्टेप्स। जैसे मेरे ग्रैंडसन है, उसको जब मैं सुला लेता हूँ गोदी में लेकर, जो मैंने अपने बच्चे के साथ कभी नहीं किया, आई गेट ए किक आउट ऑफ इट, अरे वाह आज मैंने सुला दिया इसको, तो आई एंजॉय दैट सक्सेस। आई कुड से यार ये कहाँ बच्चे को मैंने कभी अपने बच्चों को तो सुलाया नहीं इतना इसको। तो एटीट्यूड की बात है। व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग दो स्मॉल सक्सेसेस, लार्जर सक्सेसेस विल कम। लार्ज सक्सेस अचानक नहीं आती, एक आध को आ जाती है, कोई जीनियस होगा, लकी होगा, विंडफॉल जिसे कहते हैं हो जाए, नहीं। लेकिन सक्सेस इज स्टेप बाय स्टेप, एंजॉय दो स्टेप्स। एंड एंजॉयमेंट बड़ा सिंपल है, the moment you climb one step, you enjoy the success of that small step. Right. You enjoy that, you will get greater success. ठीक है सर, CAC एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए इंटरव्यू के अंत में अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मान के चलिए एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, लेकिन मज़ा तो कोई डिफ़िकल्ट काम करने का ही, आसान काम करने का तो है नहीं। इसलिए उस मज़े को लेकर आप चलिए अपने साथ और एक एक कदम को एंजॉय कीजिए। जब आप इन कदमों को एंजॉय करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। और सक्सेस के ऊपर ना आपका कंट्रोल है ना मेरा कंट्रोल है, लेकिन आपका कंट्रोल उस स्टेप पर है जो आप एक स्टेप ले रहे हैं। उसको एंजॉय कीजिए, चांसेस आर दैट यू विल सक्सीड। एक और बात रह गई है सर, इस बार के एग्ज़ाम में मैंने बहुत सारे मेरे परिचित हैं जो लास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं इस बार, और कई लोगों का PT अब निकलने की स्थिति नहीं है। अब उनके सामने ज़िंदगी में बहुत बड़ी दुविधा है कि क्या करें, और एक निराशा है, दुविधा से ज़्यादा तो निराशा है। आपके सामने भी कई सारे ऐसे केसेस आए होंगे। ये एक सपना होता है, और जब सपना अंत में टूटता है तो उसकी मनस्थिति, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस अलग होती हैं। उन बच्चों के लिए कुछ अगर आप कहना चाहें। देखिए, आप ये मान के चलिए कि ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ बना के चल रहा है, कोई कारण है अगर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। अगर आपने मेहनत की है और सही मेहनत की है तो हो सकता है आप सिविल सर्विस में ना आए आखिरी अटेम्प्ट में भी, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपको कहीं ना कहीं अन्य स्थान पर सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे अपने जीवन में देखिए, लोग ये मानते हैं कि सिविल सर्विस में आ जाने का पूर्ण सफलता है, ऐसा नहीं है। लगभग 30 से 40% लोग जो IAS में आते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सर्विस में। तो आप उनको सफल कहेंगे, असफल कहेंगे। लार्ज नंबर ऑफ दोज मेरे साथी, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, जो IAS में नहीं आए, वो हाई कोर्ट जज बने, सुप्रीम कोर्ट जज बने। राइट। उन्होंने कोशिश की सर्विस में आने की, नहीं आए। राइट। तो एवेन्यूज आज की तारीख में बहुत हैं, तो आप निराश मत होइए। अगर आपने मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता का मापदंड केवल सिविल सर्विस में आना नहीं है। जैसा मैंने बताया, सिविल सर्विस में आके भी आप फेल हो सकते हैं और सिविल सर्विस में ना आके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मेहनत कीजिए, उसका फल यहाँ नहीं तो कहीं और अवश्य मिलेगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस पूरी बातचीत से आपको ज़रूर
बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और आप जब इसको ठीक से सुनिएगा, एक बार और सुनिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, ये बहुत बड़ा तजुर्बा है जो शेयर हुआ है। और सर आपने ऐसी बारीक बातें बताई हैं कि उसको एनालाइज़ करके भी बहुत सारे मूल मंत्र निकल जाएंगे जो मुझे समझ आ रहा है। 23 तारीख को 3 बजे सर से हमने कमिटमेंट लिया है। स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पर सर अवेलेबल रहेंगे, लाइव अवेलेबल रहेंगे। तो आप अपने सवाल पहले से भी भेज दीजिए। हम ऐसा करेंगे सर कि कम्युनिटी पेज पर हम एक पोस्ट शेयर करेंगे जिसमें क्वेश्चंस मंगा भी लेंगे और उस दिन के भी कुछ लाइव क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हमारे लिए अचीवमेंट है और सर उस दिन अवेलेबल रहेंगे। आप अपने सवाल जमकर पूछिएगा, साइकोलॉजिकल सवाल, परेशान हैं उससे भी रिलेटेड सवाल, CSE के बारे में ज़रूर पूछिए। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।